जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज से हम लोग लगातार हमारी प्रैक्टिस सेट चल ही रहे थे ईवीएस और इनमैथ्स के लिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ईवीएस के लिए ये रहने वाला है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ईवीएस के लिए। 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग मैथ्स के लिए। ईवीएस में मैं आप लोग को समरी भी करा चुका हूँ क्लास 3rd 4th 5th की। एंड एक समरी क्लास मैंने ऐसी ली है जिसमें लगातार आपके सीटेट से क्वेश्चन बनते रहे हैं, और इस बार भी वहां से क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो 4 क्लास ली हैं मैंने कुल मिलाकर आपकी एनसीईआरटी के समरी की। उन चारों क्लासेस को आप लोग देखना। उन चारों क्लासेस को देखने के बाद आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सीटेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ईवीएस में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। ईवीएस में हम लोग 30 आउट ऑफ 30 100% लेकर आएंगे। इसके अलावा मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। मैथ्स में भी आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, इतना भरोसा आप लोग मुझ पर कर सकते हैं। लगातार पीवाई क्यूज का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी 100% बनने के पूरे पूरे। एक मिनट आना गार्ड साहब। इस बार भी 100% उन्हीं में से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं सीटेट के लिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स लेने के लिए आओ, एक मिनट आओ। सीटेट के नोट्स लेने के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा झुक के वो बटन ऑन कर दो, वो वाला स्विच ऑन कर दो, बस थैंक यू। अगर नोट्स लेने के लिए आप लोग 98083 980834740, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ 150 मार्क्स के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए अलग से रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए अलग से रहेंगे, और सीडीपी के अप्रोक्स 500 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। एनसीईआरटी की प्रॉपर समरी भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज आप लोग मत कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है। मैसेज में रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ चुका है। नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट इज। उस महिला वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक जिसे बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल जीते हैं। तो भाई इसमें जो 4 नेम गिवन है, पहला वहीदा प्रिज्म, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा है बछेंद्री पाल, और चौथा है कर्डम मल्लेश्वरी। तो ये चारों के चारों नाम ऐसे हैं, ये चारों के चारों नाम ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। चाहे वो आपकी सुनीता विलियम्स हो, कर्डम मल्लेश्वरी हो, आपकी वहीदा प्रिज्म हो, या बछेंद्री पाल हो, सब कुछ पढ़ा रखा है। ये नौसेना पे अधिकारी हैं। सुनीता विलियम्स अभी आपने देखा होगा, हाईलाइट हो रहा है इनका मैटर। बछेंद्री पाल के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पूछा है वेट लिफ्टर कौन है। ज्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की इसमें जरूरत थी नहीं, क्योंकि वेट लिफ्टर आपको पता है इन चारों में से सिर्फ एक ही है, यह है कर्दम मल्लेश्वरी। और आप जानते हैं इन्होंने टोटल 29 मेडल जीते हैं। 12 साल की उम्र से ही इन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था। इनके पिताजी भी एक फुटबॉल प्लेयर रहे। ये अब 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, 2000 सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुए थे, सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इतना इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि चारों ही ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इन चारों ही ऑप्शन से क्वेश्चन लगातार बनते रहे, लगातार क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से हैं। किसके बारे में बात की गई है? तरुण भारत संघ के बारे में बात की। किसके बारे में? तरुण भारत संघ के बारे में यहाँ पर बात की है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तरुण भारत संघ जो है ये एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है भाई? ये कि गैर सरकारी संस्था है, इतना आपको याद रखना है।
गैर सरकारी संस्था है, ठीक है ना, गैर सरकारी संस्था है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसके प्रधान कौन है, ये आपसे पूछा गया है, ये प्रधान कौन है। इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना जो हुई थी इसकी, ये 30 मई 1975, 30 मई 1975, 30 मई 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राजेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। और एक चीज और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि इनमें से जल पुरुष किसे कहा जाता है, या भारत में जल पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है। तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह जो है, इनको जल पुरुष भी कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, जल पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। शिकारियों के द्वारा मगरमच्छ किस लिए मारे जाते हैं, किस लिए मारे जाते हैं, यहां आपको बताना है। फर्स्ट, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए, और खुशबू के लिए। तो मैंने इन चारों ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया था। ऐसा कोई ऑप्शन बचा नहीं, ऐसा कोई सीटेट में क्वेश्चन नहीं बना, ना बन सकता मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट कराई है, जिस तरीके से मैंने आपको एनसीईआरटी की समरी कराई है, वहां से अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं गया जो उन समरी से बाहर गया हो। एक एक टॉपिक को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा समरी कराई गई है, और एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो ज्यादा बड़ा वीडियो हो। 4 वीडियो है, 4 वीडियो में पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया आपका। तो देखिए, सींगों के लिए गैंडे को मारा जाता है, त्वचा के लिए मैंने बताया था मगरमच्छ को, शेर को, इनको मारा जाता है। दांतों के लिए मैंने बताया था हाथियों को मारा जाता है। और खुशबू के लिए मैंने बताया था हिरन को मारा जाता है। तो खुशबू के लिए मैंने क्या बताया था, हिरन को मारा जाता है। कस्तूरी के लिए ना, दांतों के लिए हाथियों को मारा जाता है। खाल के लिए मगरमच्छ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गैंडे को मारा जाता है आपका, सींगों के लिए मारा जाता है। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 आपको मैं चारों के बारे में डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका 4 पर। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां ज्यादा बारिश होती है, ऐसे ऐसे घर कहाँ के लोगों को बनाने चाहिए, कैसे घर बनाने चाहिए, सपाट छत वाले बांस के घर बनाने चाहिए भाई, जहां ज्यादा बारिश होती है। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर बनाने चाहिए उनको। थर्ड, बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, या मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों से बनी हो। ठीक है, कटीली झाड़ियों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट ऑप्शन जो है, ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन होना चाहिए कि बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर बनाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी गोल ग्लोब जैसी गोल है, ग्लोब आपने देखा हो जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने शामिल किया है। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी लाइन का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैंने अपनी समरी में इस क्वेश्चन को भी शामिल किया। सोचिए समरी किस तरीके से तैयार आप लोगों को की गई होगी, और जब आपके पास वो नोट्स होंगे तो आप विद इन 2 से 3 घंटे में कंप्लीट ईवीएस तैयार कर सकते हैं। मुझे इतना भरोसा है नोट्स पर, और हर बार वहां से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी 15 में से 12-14 क्वेश्चन डायरेक्ट उन 4 पीडीएफ से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत छोटी छोटी पीडीएफ है, 2 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो। 1 घंटे में आप रिवीजन उसका पेपर से 1 दिन पहले भी कर सकते हो। पूरे नंबर आप लोग सीटेट में लेकर आओगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया एंड युगांडा। तो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भारत की सापेक्ष जो में लोग उल्टे दिखाई देते हैं, जो लोग उल्टा देश है वो कौन सा है, अर्जेंटीना है। कौन सा है, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट आपका कॉलम मिलाने हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, मिलान करने हैं, मैचिंग है भाई, मैचिंग बताने हैं आपको। कीट, कीट इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए कीट क्या हो जाएगा भाई, कॉकरोच, कॉकरोच आपका कीट के अंदर आ जाएगा। पक्षी, चमगादड़, उल्लू, उल्लू आपका क्या हो जाएगा, यहां पर पक्षी हो जाएगा। स्तनधारी, सरीसृप में आ जाएगा आपका कछुआ, और स्तनधारी आपका हो जाएगा यहाँ पर चमगादड़। तो ए का 2,
ए का 2 मिलाना है तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का थर्ड। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकाठी कहते हैं। और चित्रकला संबंधित है तो चित्रकाठी चित्रकला जो है ये कहां से संबंधित है? सीधा सीधा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि चित्रकाठी कला जो है ये कहां से संबंधित है, ये कहां से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन जो है कश्मीर। फोर्थ ऑप्शन जो है कश्मीर। इसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए ये जो चित्रकाठी है ना, चित्रकाठी चित्रकला जैसे चित्रकाठी कहा जाता है, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। यहाँ की याद रखिएगा वर्ली चित्रकला। क्या है? वर्ली चित्रकला जो है कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र की है। वर्ली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, वर्ली। ठीक है, चित्रकला का नाम वर्ली। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा मेवाड़। राजस्थान की चित्रकला का याद रखिएगा नाम मेवाड़ चित्रकला याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन में कई बार आप लोगों से पूछ लिया गया है। मेवाड़ राजस्थान का आप लोगों को याद रखना है। अब आ जाती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की भी कई बार पूछी गई है कलमकारी। कौन सी? कलमकारी भाई। कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की कलमकारी हो जाएगी। कश्मीर की हो जाएगी जम्मू चित्रकला। कश्मीर की हो जाएगी जम्मू चित्रकला। इसको आप लोग इजीली पहचान पाओगे। इसको तो आप लोग इजीली पहचान पाओगे। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है ये वर्ली चित्रकला पूछी जाती है कि वर्ली चित्रकला कहाँ की है और कलमकारी कहाँ की है। इन दो से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वर्ली महाराष्ट्र याद रखिएगा, कलमकारी आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेढकों और कीटों को फंसाने या खाने पकड़कर खा जाने वाले घटपड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है भाई? बताओ कहाँ पाया जाता है? कितनी बार पढ़ा रखा क्वेश्चन? कितना छोटा सा क्वेश्चन, कई बार पढ़ा रखा है। मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है या मिजोरम में पाया जाता है? तो पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में पाया जाता है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल से त्वचा के रूप में बचाने के लिए उपयोग करती हैं। काफी नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, शायद अब ये ना पूछा जाए, लेकिन डाल इसलिए दिया बाई चांस पूछ ले तो आप ये ना कह पाओ सर आपने ये क्वेश्चन में पढ़ाया नहीं था। कुछ भी ईवीएस में छोड़ा नहीं जाएगा। एक पे एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा, कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा। गुलाब जल और आंसू जल, ठीक है भाई। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ठीक है। नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है ये है आपका रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस यहाँ पर मिलाकर सर्दियों के लिए क्या बनाया जाता है? नुस्खा बनाया जाता है, जिससे क्या कहता है त्वचा है जो ड्राई नहीं होती, आपकी ऑयली बनी रहती है, ठीक है ना, फटती नहीं है। क्वेश्चन है 10। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड, सेकंड ऑप्शन उज्बेकिस्तान एंड बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन बर्लिन एंड राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। तो रेत के टीले जो पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके अबू धाबी एंड अफगानिस्तान में। कहां पर? अबू धाबी एंड अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के कंप्लीट नोट्स, आपको यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 150 मार्क्स के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट अलग से ईवीएस के लिए रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से आपको यहाँ पे मैथ्स के लिए रहेंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अलग से दिए जाएंगे। और एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। मलयालम। मलयालम आपको कमेंट में पहले तो ये बताना है मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है। कमेंट में ये बताइएगा। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कई बार मैंने पढ़ाया। जिन्होंने मेरी थ्योरी की वीडियो देखी है वो विद इन 2 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे कि मलयालम कहाँ बोली जाती है।
तो मलयालम कहाँ बोली जाती है आपको बताना है। और मलयालम में माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी, मौसी को क्या कहा जाता है भाई, मौसी को क्या कहा जाता है बताना है। वलियम्मा कहा जाता है, अमुअम्मा कहा जाता है, थम्मा कहा जाता है, या दीदू कहा जाता है, या दीदू कहा जाता है। तो याद रखिएगा भाई, मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है यानी मौसी जो होती है उनको वलियम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है। अपसारी और अभिसारी दोनों प्रश्न के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं, एक एक चीज विद एग्जांपल में 4-5 बार आपको बता चुका हूं। अपसारी ओपन प्रश्न जो होते हैं, खुले सिरे वाले प्रश्न जो होते हैं, सृजनात्मक प्रश्न जो होते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चन जो होते हैं, जिनके कई उत्तर निकल सके, कई तरीके से उत्तर दिए जा सके, अलग अलग रूप से उत्तर दिए जा सके, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। कौन सा इनमें से अपसारी प्रश्न है। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक चरण कौन से। देखिए ये अपसारी प्रश्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके जो क्रम है वो क्रम एक ही रहेगा, ये नहीं कि पहले प्याज को काट लेंगे बाद में प्याज बोएंगे, ये तरीका गलत होगा, ये तरीका अपसारी प्रश्न का है ही नहीं। डी पर आते हैं, पत्तियों का रंग हरा हरा क्यों होता है, सभी बता देंगे क्लोरोफिल के कारण होता है, कोई और इसमें नया लॉजिक कोई नहीं लगाएगा। यानी कि इसका सभी का प्रश्न देने आंसर देने का तरीका एक ही होगा, एक ही इसका उत्तर निकल कर आएगा। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, ये इसका भी तरीका सभी लोग एक ही बताएंगे, एक ही इसका प्रोसेस रहने वाला है। ऑप्शन बी है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। इसका सभी अपने अपने तरीकों से, सभी अपने अपने तरीकों से उत्तर देंगे। ओपन प्रश्न इसको हम कह सकते हैं, खुले सिरे वाला प्रश्न कह सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और शॉर्ट में समझ लीजिए, हर बार यही एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा 6 + 4 कितने हुए, सभी का रिप्लाई आएगा 10, तो यह है अभिसारी प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जिनका सम 10 आएगा, तो सब अलग अलग प्रश्न बताए, कोई बताएगा 1 + 9, कोई बताएगा 2 + 8, कोई बताएगा 3 + 7, कोई बताएगा 4 + 6। तो इसका आंसर सभी ने अलग अलग दिया, ये अपसारी प्रश्न होगा। या ये कह सकते हैं इसके एक से ज्यादा उत्तर निकल सकते हैं, तो ये अपसारी प्रश्न हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पीएनआर टिकट, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है, यानी पीएनआर की फुल फॉर्म आपसे एक तरीके से यहां पर पूछी गई है। ट्रेन के टिकट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने इसको यहां पर शामिल किया है क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा ये मुख्य उद्देश्य था कि क्वेश्चन बन सकता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए ये जो होता है ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर जो है, पीएनआर नंबर जो आप जहाँ पीएनआर नंबर के नाम से इसे जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 14, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, चाहे पशु हो, चाहे स्लॉथ हो, हाथी हो, आपका बाघ हो, लंगूर हो, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। सेम उसी तरीके से मैंने पक्षी टॉपिक लिया था और कौन सा पक्षी किस तरीके से अपना घोंसला तैयार करता है वहां मैंने बताया था। तो वहां मैंने बताया था छोटे पेड़ है झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला कौन है, सनबर्ड, कौवा, बारबेट या भारतीय रोबिन। तो मैंने क्या बताया था भाई, सनबर्ड जो है ये कहाँ घोंसला बनाता है, मैंने बताया छोटे पेड़ या लटकता वो घोंसला बनाता है झाड़ी पर, ठीक है। तो सनबर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, थीम परिवार एवं मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। कौन सा यहाँ पर उप थीम है, एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आपकी जो ईवीएस है उसमें 6 थीम है, कितनी है, 6 थीम है। अच्छा 6 थीम हो गई, इसमें से पहली थीम है परिवार एवं मित्र। तो ये जो पहली थीम है परिवार तथा मित्र, इसमें है 4 उप थीम। तो पहली थीम जो है इसको 4 उप थीम में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 6 थीम रहेंगी और पहली थीम जो है परिवार एवं मित्र, इस थीम को 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 उप थीम में बांट दिया गया है। तो 6 थीम है, 4 उप थीम है। तो इनमें से कौन सी एक थीम है, कौन सी एक थीम है, देखिए उप थीम पूछी है। तो चीजें हम बनाते हैं, ये क्या है, ये थीम है। भोजन एवं जल ये भी थीम है। हमारा आश्रय ये भी थीम है। लेकिन कार्य और खेल,
कार्य और खेल क्या है? कार्य और खेल परिवार तथा मित्र, इसके इसके अंतर्गत क्या होती है? उप थीम होती है। एक पहली थीम है परिवार तथा मित्र, इसके अंडर आती है कार्य और खेल, ये उप थीम आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि फीडबैक देना है। क्या देना? फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है भाई, तो फर्स्ट अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, या रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी, या चेकलिस्ट, या सहपाठी आकलन। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये आपका ये जो बेस्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग रहेगा, चेकलिस्ट रहेगा। क्या रहेगा? जांच सूची, यानी चेकलिस्ट जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए कौन सा है? पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, या शिक्षण अधिगम के दौरान। क्या क्वेश्चन है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। पाठ के शुरू में ही आकलन कर लेना चाहिए, या पाठ के बाद में आकलन करना चाहिए, या जब विद्यार्थी प्रेजेंट हो तब करना चाहिए, या शिक्षण अधिगम के दौरान। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी, ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग, यानी जब भी शिक्षण अधिगम जब भी कराया जा रहा है तभी कर लेना चाहिए। यही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। कुल मिला के क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज किस किस से बना होता है? यह टिन और जस्ते से बनाता होता है भाई, टिन एंड जिंक से बना होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, इट इज ए कंपाउंड, यह एक यौगिक है। कॉपर एंड टिन का बना होता है, कॉपर और जस्ते का बना होता है, कॉपर एंड जस्ते का बना होता है, जिंक का बना होता है। तो देखिए ये जो बना हुआ होता है भाई, ये कॉपर एंड टिन का बना होता है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड टिन का बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा, कॉपर एंड टिन। करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 19, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है। तो एंड ऑफ द ये क्वेश्चन तो वही रिपीट हो गया यार, 19 क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कन्नौज एक जिला है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? यह जिला किस राज्य का भाग है? फर्स्ट हरियाणा, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड बिहार, और फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए पूरे भारत में फेमस है, और ये जो जिला बिलोंग करता है, ये करता है हमारे प्यारा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? यूपी से बिलोंग करता है। कन्नौज एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको अपने फ्रेंड्स तक, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एग्जाम की, टेट के एग्जाम की, किसी भी सीटेट या स्टेट के टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी आपकी चल रही है उसके लिए भी ईवीएस स्टार्ट कर दी है, उसके लिए भी 2 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे वहां पर हो चुके हैं। चाहे आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट के फॉर्म आने वाले हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या यूके टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, हिमाचल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, हरियाणा टेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो ईवीएस वहां से पढ़िए, पूरे नंबर आपको ईवीएस में वहां से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया है। पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जिसे बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है, यानी कि इस शहर के नाम पर इस डिजाइन का नाम, इसका नाम पोचमपल्ली पड़ा। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं किस राज्य का भाग है? तो
कंक्लूजन ये है कि पोचमपल्ली जिला जो है ये किस राज्य में है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ है तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा तेलंगाना। इससे पहले इसका आंसर आंध्र प्रदेश हुआ करते था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है, तो अब ये पार्ट बन चुका है तेलंगाना का, तो इसलिए राइट आंसर अब तेलंगाना हो जाता है। राइट आंसर तेलंगाना हो जाता है। तेलंगाना नहीं दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो आप लोग आंध्र प्रदेश भी टिक कर सकते हो। वैसे ऑप्शन में अब तेलंगाना ही आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं भाई, कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। क्या क्वेश्चन है? सेलेक्ट द सुइटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4th स्टूडेंट ऑफ ईवीएस। तैरने और डूबने के पाठ प्रश्नोत्तर लिखना। रचनात्मक आकलन की बात की गई है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। ऑप्शन सी, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, सभी नेगेटिव टैगवर्ड होते हैं। यहाँ ये वर्ड दिख जाए और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा तो इनको एलिमिनेट कर दीजिएगा। हम कुछ भी चीज याद नहीं करेंगे, परिभाषा की व्याख्या बात की गई है नहीं करेंगे, रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है, तो दोनों ऑप्शन को अगर हम देखें, दोनों ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ें, तो फर्स्ट ऑप्शन तैरने और डूबने की पाठ पर प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे ये ज्यादा बेटर रहेगा, या तैरने और डूबने की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे के लिए क्रियाकलाप कराएंगे, तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा। ये बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर हमने ईवीएस को बाहर की दुनिया से जोड़कर हमने उसको पढ़ाने की कोशिश की, तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा कि परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। ये ऑप्शन बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ रहा है। क्वेश्चन 23 एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में। ऑप्शन बी, एक नाले का भ्रमण करना। ऑप्शन सी, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। ऑप्शन डी, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा विदाउट टाइम वेस्ट किए ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या बनेगा? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है? मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी में, एनसीईआरटी की थ्योरी में आपको मैंने पढ़ा रखा। रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है, और जानवरों के रहने, जानवर जहां रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। जहां टेंट लगा देते हैं उस टेंट को रेबो कहा जाता है। जानवर जहां रहते हैं उस जगह को लेखा कहा जाता है। तो ये कहां पर कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मेघालय, थर्ड ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन लेह लद्दाख। फोर्थ ऑप्शन जो है लेह लद्दाख। तो याद रखिएगा भाई, लेह और लद्दाख, लेह लद्दाख ऑप्शन डी जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसी जगह है जहां लोग रहने के लिए जो तंबू लगाते हैं, जो टेंट लगाते हैं उसको रेबो कहते हैं, और जहां ये अपने जानवरों को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं, उस जगह को लेखा कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। दोनों ही इसमें काफी अच्छे वर्ड हैं, इन वर्डों से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, या क्वेश्चन घुमा के भी कैसे दे दे। इन दोनों वर्ड को आपको याद रखना है, लेह लद्दाख आपको यहाँ पर ऑप्शन याद रखना है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 का। मैं फिर कहूँगा 25वें क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो, तो आपको शेयर जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अच्छा चलिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पूरब हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम हो गया,
ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। इस तरीके से डायरेक्शन बना लीजिएगा अगर आपको नहीं आती। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड वाला आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होगा। अब क्या है, कोई छात्र ए पर है और वो बी पर पहुंचना चाहता है, ए से बी पर जाना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर की दिशा में 50 मीटर की दूरी पर है, जो 120 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए मान लीजिए वो ए पर है, ये क्या कहां पर है भाई, ए पर है, ये बना लिया हमने, ए पर है, ये पॉइंट हो गया हमारा ए पर है और ये जाता है अब ओ पर, ओ पर जाता है 120 मीटर की दूरी पर। यहां पॉइंट बन गया हमारा ओ, ये पॉइंट आ गया ओ, और ए से ओ की दूरी जो है ये 120 मीटर है। ये कितनी है, 120 मीटर की ये दूरी है। अब यहां से इसने बोला कि और फिर ओ से, अब ओ पर आगे, ओ से ठीक पश्चिम की ओर दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है बी पर। अब ये बी पर पहुंचेगा कहां, पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर यहां आ गया, वेस्ट की ओर आ गया। अब पहुंच चुका है बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पहुंच चुका है। यहां से यहां की दूरी 50 मीटर है, ओ से बी की दूरी 50 मीटर है। अब पूछा है क्वेश्चन, ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा। एक चीज याद रख, चलिए बाद में बताऊंगा, पहले दूरी निकाल लेते। अब पूछा है ए से बी की दूरी कितनी होगी, ए से बी की दूरी कितनी होगी। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट रास्ता देखेंगे। तो शॉर्ट रास्ता देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से हम लोग यहां आ जाएंगे, यहां से हम लोग यहां आ जाएंगे, तो ए से बी की दूरी बताएंगे। तो अगर आप लोगों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं वहां पर, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग वहां पर लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये ए बी का स्क्वायर जो बनेगा, ये ए बी का स्क्वायर जो बनेगा, ये बनेगा आपका ओ ए प्लस ओ बी के स्क्वायर के, ओ ए प्लस ओ बी के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। अगर मैं जीरो हटा दूं तो आप लोग यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 5 है। 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है 525 होता है, दोनों को प्लस करेंगे 169, यानी कि 13 का होता है। किसका, 13 का होता है। किसका आ जाएगा ये, 13 का आ जाएगा। और जीरो था, एक जीरो लगा दिया, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। यानी कि बी से ए की दूरी जो होगी 130 होगी, बी से ए की दूरी जो होगी 130 मीटर होगी। तो पहले देखिए 130 किस में है, तो लास्ट के दो ऑप्शन जो है इनमें 170 है। इनमें ऑप्शन क्या है, 170 है, क्योंकि जोड़ दिया उसने 120 एंड 50। कुछ लोग हो सकता है इस तरीके से निकाल दें जिन पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं आता। तो 170 वाले दोनों ऑप्शंस को हम लोग कर देंगे यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, किसकी दूरी पूछी गई है और किसके सापेक्ष पूछी गई है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहां देखिए बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है, बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो इस बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है, तो बी पॉइंट है हमारा ये, बी पॉइंट मान लीजिए हमारा ये है, यहां ऐसे मिलेगा, यहां से ऐसे मिल रहा है आपको पता है। बी से जब ऐसे मिलेगा तो ये डायरेक्शन क्या है, यहां से ये डायरेक्शन क्या है, तो साउथ ईस्ट है। क्या है, साउथ ईस्ट है, यानी कि दक्षिण पूर्व है, यानी कि दक्षिण पूर्व। रख दो, 5 मिनट में आ रहा हूं बस। ये दक्षिण पूर्व में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने भी रिपीट हो गया, क्या किया है भाई, 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पढ़ा है वो क्वेश्चन है, इसको फिल्ट्रेशन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिल्टरेशन बोलते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहलाती है। क्वेश्चन 28 स्लॉथ के बारे में है, स्लॉथ के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। यानी 4 स्टेटमेंट है, एक कथन बताना है, एक कथन बताना है। स्लॉथ भालू जैसे देखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सिर लटका कर सोते हैं। सब कुछ ठीक है, 22 घंटे गलत है, 22 घंटे नहीं 17 घंटे सोते हैं, 22 घंटे नहीं 17 घंटे सोते हैं, इसलिए ये कथन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 स्लेथ चिंपैंजी वनमानुष, वनमानुष नहीं होते, यही कट गया, भालू जैसे होते हैं। थर्ड ऑप्शन स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष होते हैं, 22 घंटे सोते हैं, ये ऑप्शन भी कट गया, चिंपैंजी नहीं होते, भालू जैसे होते हैं। ऑप्शन डी
स्लॉथ भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। 40 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं और लगभग 40 वर्ष की एवरेज आयु में ये 5 पेड़ों पर ही जा पाते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ का ये भोजन करते हैं, उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं और वीक में एक दिन उस पेड़ से उतर कर ये वॉशरूम के लिए या टॉयलेट या जो भी दैनिक दिनचर्या तो नहीं कहूंगा, इनकी ये जो वीकली दिन है उसको ये कार्य को पूरा करके फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मुश्किल से अपने जीवन में ये 5 पेड़ों पर ही जा पाते हैं, 5-7 पेड़ों पर ही ये जा पाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया स्लॉथ के बारे में डिटेल में सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। तो ऑप्शन डी करेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आपका याद रखिएगा। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा, गोलकुंडा के बारे में डिटेल में बताया था मैंने। किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन जो है 1 सेंटीमीटर जमीन जो है 110 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 मीटर। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमीली दरवाजे की दूरी 10.7 है। कितनी? 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों की कम से कम दूरी क्या है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 से। 110 से ना करके हम 11 से कर देते हैं, एक जीरो लगा देंगे। तो 110 से ही करते हैं, चलिए जीरो का जीरो लगा दिया, 11 से किया, 11 से बन जा 77 और 11 बन जाए 11, डेसिमल एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल, तो 1177 किलोमीटर। 1177 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? सेंटीमीटर में आपका यहाँ पर आ चुका है। 1177 मीटर आएगा भाई, मीटर में था, ये क्या था? मीटर में था। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर में। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर 177 किलोमीटर, 1.177 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार पर बहुत मोटी होती है और इन्हीं मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। छत निम्न से किस राज्य से? लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कहाँ का छात्र भाई ये? बारिश सबसे कम होती है राजस्थान, राजस्थान में कम बारिश होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। राजस्थान ना होकर मरुस्थलीय क्षेत्र होता, कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्र दे देता है, फिर भी आंसर आपका यही होता, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता। तो इस तरीके से टॉप 30 सुपर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के लिए हमारे होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो, ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करके जाइएगा, हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन तक आप लोग शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना है। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। अगर आपने लोग चैनल पर नए थे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की या सीटेट के एग्जाम की, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स ले सकते हैं। विद प्रैक्टिस सेट ऑल नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।